ओहो, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है आप लोगों को। शाम की बात हो रही है, पीएम। चलो लिखो, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड। तो मैं बात कर रहा था कि जिनमें SOH बॉन्ड होता है वो ऑक्सो एसिड होते हैं, और ये एसिड एक हाइड्रोजन होती है। तो जितने OH ग्रुप होंगे उसी को कहते हैं बेसिसिटी। नंबर ऑफ OH ग्रुप को ही कहते हैं बेसिसिटी। नंबर ऑफ OH ग्रुप होते हैं बेसिसिटी। तो सल्फर के कई ऑक्सो एसिड बनते हैं, कई ऑक्सो एसिड बनते हैं सल्फर के। पहले तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो पॉपुलर है, आप जानते हैं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर भी इनमें बॉन्डिंग बेस प्रॉब्लम आएगी। बॉन्डिंग बेस प्रॉब्लम क्या आएगी? वो कहेंगे कि भाई ये है H2SO3, H2SO3। बताओ आप, ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड है? पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, और डी पाई डी पाई। कौन सा पाई बॉन्ड है ये? तो आपको ये मालूम है कि ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल देगा। सल्फर p और d दोनों ऑर्बिटल दे सकता है। तो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, sp3 है। इसका मतलब है वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल तो बचा नहीं पाई बॉन्डिंग के लिए, तो फिर सल्फर ने d ऑर्बिटल दिया होगा। तो p पाई d पाई है ये पाई बॉन्ड, p पाई d पाई। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं बता दूं, इसके दो स्ट्रक्चर आपको बुक्स में मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर बुक्स में मिल सकते हैं। इस डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिल सकता है। तो आपको ये सारी बातें मैं बॉन्डिंग चैप्टर में बता चुका हूं। ये ओल्ड तरीका है, जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। विदाउट एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ S, ये ओल्ड कंसेप्ट है। जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कंसेप्ट आया कि भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फिर ये कंसेप्ट आया। ये है मॉडर्न। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, H2SO4 की एक ऑक्सीजन कम कर देना। ये लिख लिया सबने? H2SO4 की एक ऑक्सीजन कम करके एक सल्फर बढ़ा लो, H2SO3 बन जाएगा। एक ऑक्सीजन कम करके सल्फर बढ़ा ली।
तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, एक सल्फर की जगह, एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर बना दो। तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अब यशवीन ने ये प्रॉब्लम पूछी है और ये आप बॉन्डिंग में कर चुके हैं। बार बार उस सब पे जाएंगे तो आप टाइम ही खराब करेंगे। बॉन्डिंग चैप्टर में सारा कुछ हम कर चुके हैं। अगर ये पूछा जाए कि H2SO4 में कौन से बॉन्ड है, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, और मोर देन वन, कॉम्बिनेशन आयनिक, कोवेलेंट, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, ऑल, तो आयनिक तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और दो नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल और नॉन मेटल के बीच। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल्स हैं। दूसरा पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑप्शन में अगर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिलेक्ट करेंगे। मतलब साहब एक एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको ओल्ड थ्योरी पता है कि नहीं। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3। इसी तरह से H2S2O4 भी होता है, H2S2O5 भी होता है, H2S2O6 भी होता है। ये है थायोनिक एसिड, और इसमें तो बहुत बड़ी वैरायटी है, लंबी लिस्ट है, ये एस बढ़ाते चले जाओ। एक्स कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, लार्ज वैल्यू। ये वैरायटी बहुत ज्यादा है, O6 वाली। H2S2O7 भी होता है। ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 भी होता है। ये है मार्शल्स एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम भी कहते हैं। इनमें अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बताओ एस एस बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, किस में एस एस बॉन्ड है, ये अक्सर आता है। तो एस एस बॉन्ड H2S2O4 में है, एस एस बॉन्ड H2S2O5 में है, एस एस बॉन्ड H2S2O6 पूरी पूरे वैरायटी में या पूरे ग्रुप में है, टाइप में है। इसमें एस एस बॉन्ड नहीं है, इसमें एस एस बॉन्ड नहीं है। H2S2O3 में है एस एस बॉन्ड।
जल्दी जल्दी इनके स्ट्रक्चर अगर आप जानते हैं तो बनाओ, मैं बनाता हूं। H2S2O4, तो दोनों सल्फर पे एक डबल बॉन्ड O और दोनों सल्फर पे एक OH ग्रुप। देखें इसका फॉर्मूला H2S2O4 बनता है बना लो जल्दी जल्दी, फिर मैं बनाता हूं, फिर मैच कर लेना। चलो बना लिए। अब देखो अगर आते हैं तो बना लिए होंगे। H2S2O5, H2S2O5 ये अनसिमेट्रिकल होता है। एक पे दो डबल बॉन्ड O होते हैं। एक की कोवेलेंसी पूरी 6 होती है, एक की कोवेलेंसी 4 तक रहती है। H2S2O6 ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और OH। अब मान लीजिए आपको बनाना है H2S4O6, यहाँ पे सल्फर कुछ भी नंबर हो सकता है। टेट्राथायोनिक एसिड, इसका नाम है टेट्राथायोनिक एसिड। तो ये है 4 सल्फर स्ट्रेट आपको रखनी है और टर्मिनल सल्फर पे डबल बॉन्ड O बनाने हैं और 2 OH ग्रुप होंगे। इन जनरल ये आप X लिख दें, इसका नाम है पॉलीथायोनिक एसिड। और X की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे ये मुझे कैसे याद होगा, ये तो मैं एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहा हूं। आंसर है सब कुछ एनसीईआरटी में है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। मैं पॉलीथायोनिक के बारे में बता सकता हूं, ये रेडॉक्स चैप्टर में मिलेगा आपको ग्रीन बैकग्राउंड में। S4O6 का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उन्होंने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली हुई है। और ये तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का है, प्रैक्टिकल बुक में भी मिलेगा आपको। चलो ठीक है, ये हो गया H2S2O6। नेक्स्ट H2S2O7, H2S2O7 ओलियम, इसमें SS बॉन्ड नहीं होता, तो एक ऑक्सीजन क्रॉस लिंकिंग में होती है।
H2S2O8 मार्शल्स एसिड, इसमें भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, SS बॉन्ड नहीं है। तो ये तो हुए स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। लिख लिया यहां तक सबने, यस और नो? जल्दी करो। ओके, नाउ वी कम टू H2SO4। ये आपके सिलेबस में है H2SO4, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कई बार आपने अब तक नाम सुन लिया होगा। तो सबसे पहला स्टेप ही है इसमें मेन, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना। इसके लिए एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है और SO3 बनता है। डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज द कैटालिस्ट। फिर जो ये SO3 बना, इसको पहले H2SO4 में एब्जॉर्ब करते हैं। SO3 को पहले बने हुए ऑलरेडी H2SO4 में एब्जॉर्ब करते हैं, ओलियम बनाते हैं और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो H2SO4 बन जाता है। अब आप कहोगे हाइड्रोलिसिस में कितना वाटर डालें? यही एक प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन टर्म आया एक, जिसका नाम है लेबलिंग ऑफ ओलियम। मार्केट से ओलियम की बोतल पे लेबल लगा होगा, उस लेबल को देखें, आप मार्केट से परचेज करें, देखें वो लेबल लगा होगा, उस लेबल को देख के हम बता सकते हैं कि कितना H2O हम ऐड करेंगे कि हमें पूरा H2SO4 मिल जाएगा। ये पूरा लॉजिक आप उसमें मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस के चलते ही ये टर्म आया लेबलिंग ऑफ ओलियम। H2SO4 ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है लेड चैम्बर प्रोसेस। ऑलरेडी आप लिख चुके हैं ये। लेड चैम्बर प्रोसेस, इसमें केवल पहले स्टेप का डिफरेंस है, फर्स्ट स्टेप का।
SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए NO यूज करते हैं एज कैटालिस्ट। बट कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि V2O5 सॉलिड है, ये हेट्रो कैटालिस्ट है, और ये होमोजीनियस कैटालिस्ट है। ये है डिफरेंस। लेड चैम्बर प्रोसेस में एडजॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन नहीं जाएगी। इसमें आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है, NOO2 से कंबाइन करता है, क्योंकि NO एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल है। O2 के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो फ्री रेडिकल डायरेक्ट कंबाइन करेंगे। दो फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। NO2 बन जाएगा, फिर ये NO2 रिएक्ट करेगा SO2 से, तो SO3 बनेगा, कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। मतलब ये है कि NO2 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वापस NO रीजनरेट हो जाएगा जितना यूज हुआ। तो कैटालिस्ट प्रैक्टिकली कंज्यूम नहीं होते। और एक बार SO3 बन गया तो फिर अगले दो स्टेप सेम ही है। लिख लिया इसको। चलो आगे लिखो। ये लिख लिया, यस या नो कुछ तो बोला करो, फिर बाद में कहते हो कि बैक पेज दिखाओ। जब मैं पूछूं तो कुछ तो बताओ, यस और नो। चलो आगे देखो। ये तो H2SO4 की प्रिपरेशन है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो H2SO4 में क्या क्या खास बात है जिसको देख के हम रिएक्शंस लिखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाई बेसिक है, तो हम इसके एसिड नेचर की रिएक्शन लिखेंगे, एसिड नेचर की रिएक्शन लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल है, या ये कहें कि विस्कस लिक्विड होता है, ये विस्कस लिक्विड होता है। हाँ, रीजन है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअल में H2SO4 स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करता है, और स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग की वजह से ये लेस वोलेटाइल होता है।
ये डाइमर फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये पेयर फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन के अंदर, और इस एच बॉन्डिंग के चलते इसका वोलेटाइल करेक्टर कम होता है या विस्कोसिटी हाई होती है, विस्कोसिटी हाई होती है। तो एक तो इसके एसिडिक नेचर से रिएक्शन लिखेंगे, दूसरा इसके वोलेटाइल करेक्टर से रिएक्शन लिखेंगे, और तीसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों होता है? सल्फर यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकते, ये केवल रिड्यूस हो सकता है। तो ध्यान देना हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसकी रिएक्शंस को। एक तो एसिडिक नेचर, दूसरा वोलेटाइल करेक्टर, तीसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, और एक और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब तक आप 3-4 जगह तो लिख चुके हैं, वो है डिहाइड्रेटिंग पावर। H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। और ये चेक करना हो कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके लिए आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, कुछ भी, उसको पी लो तो आपका डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़े टाइम बाद बहुत तेज प्यास लगेगी। फॉस्फोरिक एसिड और H2SO4 दोनों होते हैं उसमें, तो ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो पेप्सी, कोका कोला पीने के बाद आपको तेज प्यास लगेगी। H2CO3 नहीं होता बेटा, H2CO3 तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के डिजॉल्व होने से। वो लिखते हैं ना कार्बोनेटेड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H2SO3 वहीं बन जाता है। ये तो CO2 से बनता है, बट जो रेडीमेड डालते हैं, रेडीमेड, वो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड H3PO4। उसका पीएच ऐसे ही नहीं नियरली 2 to 2.5 रेंज में होता है। ये तो वीक एसिड है, जब इनका कोका कोला, पेप्सी का आप देखें तो इस रेंज में पीएच होता है, हाईली एसिडिक। और जो ज्यादा से ज्यादा लाइफ में एसिडिक चीजें खाएगा, एसिडिक चीजें पिएगा, उसका लाइफ स्पैन कम होता है। चलो देखो आगे लिखें। तो H2SO4 में ये 4 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हमें रिएक्शंस लिखनी है। सबसे पहले लिखो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर।
अब आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं, नंबर 1 रिएक्शन विद बेस, बेस में आप ले सकते हैं हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्साइड बेस ले सकते हैं, और आप लुईस बेस भी ले सकते हैं। बेटा विषय सब्जेक्ट से ना भटको, आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे बताएंगे केमिकल्स इन फूड, लास्ट में ऑर्गेनिक के बाद आपको ये पढ़ाएंगे। फिर भी आपको इतना ही मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे, आपने जो वर्ड लिखा फ्रूटी, क्या फ्रूटी में एसिड होता है? इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि फ्रूटी में फ्रूट नहीं होता, फ्रूटी में फ्रूट नहीं होता। किसी ने केस कर दिया कंपनी पे कि भाई ये फ्रूटी क्यों बेचते हैं कंपनी वाले फ्रूट के नाम से, वो कहते हैं मैं कब कहता हूं इसमें फ्रूट है। फ्रूटी की जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी मीनिंग है इसकी, या इसकी मीनिंग है फ्रूट लाइक। फ्रूटी मतलब फ्रूट लाइक, नॉट फ्रूट, नॉट फ्रूट। अंग्रेजों की आदत होती है किसी के जैसा बताना हो ना तो उसके एंड में वाई लगा देते हैं। तो फ्रूटी का मतलब है इसमें कोई फ्रूट नहीं है, फिर भी लोग फ्रूटी पीते हैं मार्केट से खरीद के, ये सोचते हैं कि इसमें फ्रूट है। कंपनी पे केस कर दिया, कंपनी आजाद हो गई, उन्होंने कहा मैंने कब कहा फ्रूट है, साफ साफ लिखा है फ्रूटी, फ्रूट लाइक, इतना बड़ा लिखा हुआ है फ्रूटी। अब लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें? इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें? आपने देखा होगा फेयर एंड लवली कंपनी ने अपना नाम बदल लिया, फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल लिया, क्या कर दिया अब? आजकल एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली की जगह कर दिया ग्लो एंड लवली। क्यों कर दिया? फेयर वर्ड हटा दिया। तो उन्होंने सीधे सीधे बात है कि इसकी क्रीम से कोई कलर चेंज थोड़ी होता, वरना भैंस को क्रीम लगाते रहो वो तो व्हाइट काऊ बन जाए, या उल्टा करो, काऊ को धूप में बांध दो, कुछ सालों बाद वो भैंस बन जाए बफेलो। ऐसा कलर चेंज होता है स्किन का? किसी गाय को धूप में बंधा हुआ आप देखें, सालों से धूप में ही बांधे रहते हैं लोग गांव में, उसके कलर में डार्कनेस आती है? आंसर है नो। सावन बेटा आपको मैं ये कह सकता हूं, आपको अभी गर्मियों में इस बार तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, बट एक लेमन का नींबू का एडवर्टाइजमेंट आता है, फ्रूटी का भी आता है। उसमें क्या दिखाते हैं कि ऊपर से लेमन निचुड़ रहा है, कभी नोटिस करना, ऊपर से लेमन निचुड़ रहा है, रस इसमें गिर रहा है, और नीचे नीचे व्हाइट लाइन लिखते हैं बहुत फास्ट, क्या लिखते हैं? इट कंटेन्स नो लेमन। ऊपर से लेमन निचुड़ रहा है और नीचे लिखते हैं इट कंटेन्स नो लेमन। इसी तरह से इन सब के ऐड आते हैं ना, तो नीचे आप लाइन पढ़ना, नीचे आप लाइन पढ़ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कोचिंग वाले टीचर ने ये काम किया,
करनाल में पहले एक फिजिक्स के टीचर होते थे, कुश कुश क्लासेस, आपने नाम सुना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया उन्होंने। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1, ये एडवर्टाइजमेंट किया पूरे शहर में। तो मेरी भी नजर गई, भाई ऐसा कौन सा है टीचर कुर्सी करनाल में, और रैंक 1 कब आ गई आईआईटी में। जब उसके नोट बोर्ड को पूरा ध्यान से पढ़ा उन टीचर के, तो ऊपर लिखा था यू कैन बी, बिल्कुल छोटा छोटा, यू कैन बी आईआईटी रैंक AIR1, और उस बच्चे की फोटो लगी थी जो उस साल AIR1 आया था। तो मैं तो लगा कि ये तो सबसे स्मार्ट टीचर है, क्या एडवर्टाइजमेंट जो टेलीविजन पे देख देख के यूज किया, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, लिखा हुआ है सीधा सीधा यू कैन बी, और उस AIR1 की रैंक की फोटो भी लगी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यू कैन बी लाइक दिस बॉय इफ यू ज्वाइन कुछ क्लासेस। लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो इसकी रैंक 1 है। ऐसा ही है, ये जितने भी जूसेस मार्केट में बिकते ना, वो सब ऐसा ही है। ये एक, आपको मालूम है, एक एक्टर है ऋतिक रोशन, वो क्या करता है, यहां से जंप करता है मोटरसाइकिल, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई होती है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बट कभी पढ़ना नीचे व्हाइट लाइंस में क्या लिखा आता है, जब ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है तो नीचे क्या लिखा आता है वो पढ़ना। पर वो फास्ट होता है, छोटा छोटा लिखते हैं, तो उतने टाइम लिमिट में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो कभी उसको रोक के पूरे सेंटेंस को पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कि फ्रूटी में फ्रूट नहीं है और जूस में जूस नहीं है, फ्लेवर्स हैं बस। चलो आगे देखें। तो रिएक्शन विद बेस के साथ होगी इनकी, हाइड्रोक्साइड बेस डाल दो आप, अमोनिया बेस डाल दो, कोई भी बेस ऐड कर दो। देन रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड, एंड देन रिएक्शन विद बेसिक सॉल्ट, इन सब से ये रिएक्ट करेगा H2SO4। तो ये आप अपने आप लिख लें, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितने चाहे हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, आप चाहो तो अमोनिया ले लो लुईस बेस। अगर 1 मोल अमोनिया लेते हो तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉरी। और अगर 2 मोल अमोनिया लेते हो, वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करना चाहते हैं। 2 मोल अमोनिया लेते हो तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट की जगह। तो आप बेस बदलते रहो, रिएक्शन लिखते रहो, कोई लिमिट नहीं है। अभी हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आप एमीन्स पढ़ेंगे। एमीन्स में अगर H2SO4 डाल देंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर लुईस बेस डालेंगे तो सॉल्ट बनता है। तो ये तो बेस के साथ रिएक्शन हुई।
लिख लो जल्दी जल्दी। बेसिक ऑक्साइड के साथ, बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं आपको मालूम है? बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। इवन एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी और बेस से। तो आप रिएक्शंस लिख लो जितनी चाहे। बेसिक ऑक्साइड, तो K2O कन्वर्ट हो जाएगा K2SO4 में। लिख लोगे बेसिक ऑक्साइड के साथ, और भी कई केस हैं आप लिख लेंगे, बस बदलते रहो ऑक्साइड। सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और बेसिक सॉल्ट के साथ, तो ये आपके प्रैक्टिकल में है सारा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लिख चुके हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लिख चुके हैं। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड रिएक्ट कर सकते हैं, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो सकती है। उसमें बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होती है, परऑक्साइड ही खुद काम करेगा। चलो लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो KO2 में एसिड डाल दिया, बताओ क्या लिख बनेगा? आप ऑलरेडी लिख चुके हैं सारा। K2SO4 बनेगा, H2O2 बनेगा और O2 भी लिबरेट होगा। बट अगर आपके पास परऑक्साइड है, ये तो अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो जैसे बेसिक सॉल्ट है Na2CO3, इसमें आप डाइल्यूट एसिड डाल दो। ये बेसिक सॉल्ट है, इसको रिएक्ट करना है और CO2 लिबरेट होगी। CO2 लिबरेट होगी। ओवरऑल रिएक्शन ये है सीधी सी, कार्बोनेट आयन की रिएक्शन हुई डाइल्यूट H+ से, तो आपको मिल गया H2O प्लस CO2। इसी तरह से अगर सल्फाइड आयन हो और H+ हो तो क्या बनेगा? H2O प्लस SO2। अगर आपके पास सल्फाइड आयन हो और डाइल्यूट एसिड डाल दें फिर क्या होगा? H2S लिबरेट होगी। प्रैक्टिकल्स को याद करो, केवल मैं वही आयन लिख रहा हूं जो आपके प्रैक्टिकल में है। जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, ये कंसंट्रेटेड से भी कर सकते हैं सारे। तो जो डाइल्यूट से रिएक्ट कर रहा है वो कंसंट्रेटेड से भी करेगा।
बट जो कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करेगा वो डाइल्यूट से नहीं कर पाएगा सारे। तो बताओ मुझे और कौन कौन से एनायन आपने पढ़े हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके गैस लिबरेट करते हैं। प्रैक्टिकल्स को देखना है आपको। प्रैक्टिकल्स को देखना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद बेसिक सॉल्ट प्रैक्टिकल देखना सारे। ठीक है, तो रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड और रिएक्शन विद बेसिक सॉल्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। आपको कंसंट्रेटेड के साथ लिखना है, वो भी लिख लो। ओनली विद कंसंट्रेटेड, प्रैक्टिकली है। ओनली विद कंसंट्रेटेड H2SO4, नॉट डाइल्यूट। ओनली विद कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ कौन रिएक्ट करेगा जिसमें ये एसिड की तरह काम करे। तो जितने भी हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन कंसंट्रेटेड H+ से रिएक्ट करेंगे। या तो HX बनेगी गैस या फिर X2 गैस बनेगी। कहीं कहीं पे ये ऑक्सीडेंट का काम भी कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहें कि NaCl में आपने H2SO4 डाल दिया, NaF में आपने H2SO4 डाल दिया, वो भी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट रिएक्ट नहीं करता। डाइल्यूट रिएक्ट नहीं करता। X- के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं करता। अब आप मुझे बताओ ये रिएक्शन आखिर क्यों हो रही है। ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट है, फिर ये रिएक्शन क्यों हो रही है। चलो समझ में आता है, NaF बेसिक सॉल्ट है। NaF बेसिक सॉल्ट है, ये रिएक्शन तो आप कह सकते हैं कि हो जाएगी। बेसिक सॉल्ट एसिड से रिएक्ट करेगा। कोई भी आप में से बताइए, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है फिर भी H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो पॉइंट है ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, जस्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और HCl गैस बनती है इसलिए फॉरवर्ड जा रही है। अब यहाँ पे HF भी लिक्विड है और H2SO4 भी लिक्विड है। अब क्या मामला होगा, ये फॉरवर्ड क्यों जा रही है। तो दो पॉइंट इसमें देते हैं। एक तो ये कि NaF बेसिक सॉल्ट है तो एसिड से रिएक्ट करेगा, और दूसरा ये है कि HF मोर वोलेटाइल है H2SO4 से। तो HF है तो लिक्विड ही, बट ये मोर वोलेटाइल है H2SO4 से। तो दोनों पॉइंट सपोर्टिंग है, ये बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर तो भी रिएक्ट करेंगे और ये मोर वोलेटाइल भी है। यहां तक समझ में आ गया सबको। बट इसके बाद फ्री करता हूं, इसको पूरा लिख लो। NaBr अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करे तो क्या होगा।
अब आप कहोगे कि यहाँ जो H2SO4 की रिएक्शन है एनसीईआरटी में, वो तो ये है ही नहीं। आंसर ये है कि ये ऑलरेडी रेडॉक्स में वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अनसॉल्व प्रॉब्लम है रेडॉक्स में, रेडॉक्स में अनसॉल्व प्रॉब्लम है। NaCl और NaBr के मिक्सचर में H2SO4 डाल दें कंसंट्रेटेड, तो क्या मिलेगा? देख लेना रेडॉक्स चैप्टर की, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 11 है। ब्रोमीन गैस बनेगी, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसमें ब्रोमीन गैस मिलेगी, ब्रोमीन गैस मिलेगी, साथ में H2SO4 SO2 में आएगा। ब्रोमीन गैस कलर्ड गैस होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। और अगर आयोडीन है तो NaI है तो आयोडीन लिबरेट होगी। अब आप कहोगे कि NaF, NaCl, NaBr, NaI ये चारों अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं काम रिएक्शन को? तो पॉइंट ये है कि Br माइनस और I माइनस का ऑक्सीडेशन आसान है, इसलिए गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक आंसर दिया सावन ने। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन I माइनस की सबसे ज्यादा, फ्लोराइड तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। तो ये रिडॉक्स कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सारे हैलाइड आयन रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड के साथ। रिमेंबर, नॉट विद डाइल्यूट एसिड। हैलाइड आयन डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। H2 किस केस में आएगा बेटा? किस केस में H2 आएगा? H2 आ सकता है NaI के साथ, NaBr के साथ नहीं, क्योंकि जो HI होता है वो अपने आप ब्रेक हो जाता है H2 प्लस I2 में। एक तो ये है, HI अपने आप ब्रेक होता है। दूसरा है, अब HI बना कहां से? तो आप कह सकते हो कि NaI प्लस H2SO4 से HI बना। ये नॉन रिडॉक्स है अभी, ये पार्ट भी एक होगा तो HI ब्रेक होके I2 दे देगा, H2 दे देगा। बट रिडॉक्स के थ्रू अगर डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करें तो I2 आएगा और साथ में SO2 गैस आएगी। अब यहां अगर हम HBr बनाते तो HBr तो ब्रेक होता नहीं है, HBr ऑक्सीडाइज होके Br2 गैस ही देगा। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, आपने ये इक्विलिब्रियम लिखा होगा क्लोज्ड कंटेनर में। ये इक्विलिब्रियम आपने जगह जगह लिखा होगा और ये कहीं नहीं लिखा होगा। देख लेना इक्विलिब्रियम चैप्टर को, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको ये इक्विलिब्रियम तो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टूटता ही नहीं अपने आप। अरे इसमें H कहां गया? H H2O में आएगा जब ये रिड्यूस होगा। बैलेंस करना होगा और क्या। चलो ठीक है, तो ये तो बात हुई एसिडिक नेचर की। और भी एक दो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, प्रैक्टिकल में आप कर चुके हैं, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है,
ये भी कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करते हैं, ओनली विद कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। तो आप प्रैक्टिकल में भी लिख चुके हैं इनको, और एनसीईआरटी में दे रखी है, H2SO4 में NO2 माइनस तो दिया है। ठीक है, तो अपने आप सोचना, नहीं सोच पाओ तो अगली क्लास में पूछ लेना। अभी मैं फ्री कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं कंफर्म करूं टाइमिंग क्या तय हुई है।